तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका ये 722। प्रश्न संख्या देखिए 722 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। इससे संबंधित हम लोगों ने कई वीडियो जो है कई प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था इस टॉपिक से संबंधित। तो जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित जो कुछ विषय थे, जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट आते हैं उसको हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन इसमें दिया गया है रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे और कृषि। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संघ सूची का विषय नहीं पूछा है, तो सभी लोगों को पता है कि जो कृषि जो है यह संघ सूची का विषय नहीं बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किसका है? राज्य सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, भारत में संघीय ढांचा अपनाया गया है, जिसमें जो है भारत में जो शक्तियां हैं यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत बांटी गई हैं, जिसमें संघात्मक होने के कारण इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत, जो कि आपकी कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा डी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 723। प्रश्न कह रहा है कि वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषीय राज्य गठित किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये वांचू रिपोर्ट क्या है। तो वांचू रिपोर्ट जो है आप लोगों को पता है कि हम मद्रास राज्य में जब चल रहा था भाषा को लेकर, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, तो उसी से संबंधित ये रिपोर्ट है। तो ये आपको बताना था कि वांचू रिपोर्ट के जो आधार पर पहला भाषीय जो राज्य गठित हुआ था वह कौन सा हुआ था और कब हुआ था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश 1953, दूसरा है गुजरात 1960, तीसरा है आंध्र प्रदेश 1956 और चौथा कह रहा है गुजरात 1956। तो इसमें भी ये आप लोग आसानी से आंसर लगा सकते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश 1953। ठीक है, तो मद्रास के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, जो कि पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। पोट्टी श्री रामुलु जो है 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा ए, आंध्र प्रदेश 1953। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 724। प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश हुआ। ए है धर समिति की रिपोर्ट, दूसरा है न्यायमूर्ति वांचू समिति की रिपोर्ट, तीसरा है श्री रामुलु की मृत्यु और डी है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि जो भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद प्रांतों का गठन जब पहला किया गया था, वह जिसमें कारण जो था वह श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने 56 दिनों तक जो है भूख हड़ताल किया था, इसी के कारण। तो ऑप्शन इसमें जो दिया है पी, श्री रामुलु की मृत्यु के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछ देगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1952 में हुई था। कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि कब मृत्यु हुई थी, 1952 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1952। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 725। प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ए है पुलिस, दूसरा है आपराधिक मामले, तीसरा है रेडियो और टेलीविजन, डी कह रहा है कि विदेशी मामले। तो समवर्ती सूची का पूछा है। ठीक है, तो समवर्ती सूची की बात करें इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे आपराधिक मामले जो है यह समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपका आपराधिक मामले। ठीक है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, बात करें रेडियो, तो रेडियो जो है यह रेडियो और टेलीविजन जो है ये आपका केंद्र के मामले के अंतर्गत आ जाता है, और विदेशी भी। ठीक है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा आपराधिक मामले। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 726। प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। तो ये आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। समवर्ती सूची याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का जो है विचार लिया गया है। तो ये आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 727। प्रश्न करा कि राज्य और संघीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से। तो राज्य और संघीय सरकार को जो प्राधिकार प्राप्त होता है, याद रखिएगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान से। ऑप्शन बनेगा हमारा ए। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 729। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघवाद बल देता है।
तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भारतीय संघवाद बल देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संघवाद, ठीक है, किस पे बल देता है? शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, या राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, या राष्ट्र की एकता पर, ठीक है। तो अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर दिया जाए, ए और डी में चले जाते हैं, क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय संघवाद जो है, शक्तियों का विभाजन तो है यहाँ पे, लेकिन शक्तियों का विभाजन जो है यह जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि केवल राज्य जो है, राज्यों का ये संघ है हमारा देश, इसलिए उनको शक्तियों का जो है कुछ जो है अधिकार दिया जाता है, लेकिन इस रूप में दिया जाता है कि यदि आपातकाल की स्थिति होगी तो वहाँ पे एकात्मक सरकार हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र की एकता की बात की जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि आपातकाल में भी शक्तियाँ उनके पास होगी, ठीक है, या कह सकते कि ऐसी शक्ति जो राज्य से अलग होना चाहेंगे, तो इस तरह के संघवाद में उन्हें शक्ति नहीं दी गई है, यानी कि राष्ट्र की एकता पर बल देता है भारतीय संघवाद। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 730। प्रश्न करा कि क्षेत्रीय परिषदें, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है, वह क्या हैं? परामर्शी इकाइयाँ हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, सलाहकार इकाइयाँ हैं, या विधि निर्माणकारी इकाइयाँ हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदें याद रखिएगा एक सलाहकार इकाई है, ठीक है, सलाहकार इकाई है क्षेत्रीय परिषदें। याद रखें दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें प्रारंभ में जो क्षेत्रीय परिषदें थे वह 4 थी, ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें थे 4, ठीक है। कौन कौन से थे? ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, सॉरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। इसके बाद जो है मध्यवर्ती एक क्षेत्रीय परिषद का भी गठन कर दिया गया। तो इस अब जो है इस समय टोटल 5 हैं क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। याद रखें ऑप्शन जो बनेगा हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं यह सलाह देती हैं, ठीक है, क्या देती हैं? सलाहकार इकाइयाँ होती हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा याद रखें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा कि किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था, तो अधिनियम आया था आपका 1956 में, ठीक है। याद रखें ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 731 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदें, तो क्षेत्रीय परिषदें इसके लिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है। बी है परिषद के द्वारा निर्वाचित सदस्य इनकी अध्यक्षता करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है। सी है कि संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठतम मुख्यमंत्री इनकी सहायता करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है। डी है कि संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठतम मुख्यमंत्री इनकी अध्यक्षता करता है और ये प्रशासकीय इकाई प्रशासकीय निकाय है। 731 में यदि हम लोग देखें तो जो आंसर बनेगा याद रखिएगा क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषदें एक प्रकार से कह सकते हैं सलाहकार या जो है परामर्शदात्री इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो बनेगा हमारा ए, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वह संघ के जो गृह मंत्री होते हैं वह करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा हमारा ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंतर राज्य परिषद जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिएगा उसकी अध्यक्षता करते हैं पीएम करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यह क्वेश्चन नंबर 733। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्राविधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? तो ये कई बार हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है। अनुच्छेद 249, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति इसमें दी गई है। अनुच्छेद 249 के पहली अनुसूची में भाग ख में राज्यों के सशस्त्र बल यानी कि संविधान का जो 7वां संशोधन हुआ था ये टॉपिक उसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो इसी के तहत जो है याद रखिएगा अनुच्छेद 249 के तहत जो है आपका एक प्रकार से संसद को जो है कह सकते हैं कि यदि राष्ट्रीय हित में कोई कानून है तो राज्यसभा जो है उस पर 2/3 बहुमत से जो है विधि पारित करके जो केंद्र को जो है एक प्रकार से संसद को जो देगी तो वह कानून बना सकते हैं। 735 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य है क्या? अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, दूसरा करे अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान, तीसरा अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि ये तो अधिकतर जब उपयुक्त सभी वाला आंसर आता है तो सभी लोगों का सही हो जाता है। तो ऑप्शन बनेगा डी ही, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो कार्य होता है वो अंतर्राज्यीय विकास में सहायता देना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना, अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना, यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखें ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यह क्वेश्चन नंबर 736। प्रश्न कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि
देखिए, इस प्रश्न को लेकर कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, लेकिन साफ साफ इतना जानिए, गणतंत्र का मतलब यही होता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे देश के मुखिया होते हैं, वह जो है वंशानुगत न होकर बल्कि निर्वाचित होते हैं। यानी कि देखिए, ऑप्शन इसके लिए क्या बनेगा, ए कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान है, इसलिए गणतंत्र है, या यह लिखित संविधान है जिसका निर्माण जनता के नाम से हुआ है, या सी कह रहा है कि भारत में राज्याध्यक्ष एक निर्वाचित पद है, और डी कह रहा है संविधान में जनता के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। तो ये आसान प्रश्न था और इसका आंसर बनेगा, जैसा पहले ही मैंने बता दिया, कि भारत में जो राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो मुखिया होते हैं, वह जो है निर्वाचित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वंशानुगत नहीं होते हैं। यानी कह सकते हैं कि भारत का यह ऐसा पद है कि कोई भी व्यक्ति जो यह एक प्रकार से योग्यता रखता है उस पद पे जाने योग्य है। तो ऑप्शन बनेगा हमारा सी, ठीक है। इसमें कह सकते हैं ना ही किसी धर्म की बाउंडेशन होती है, ना ही किसी जात की, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा सी, यानी कि कोई भी जा सकता है, इंग्लैंड की तरह नहीं कि वहाँ पे वंशानुगत राजा या रानी होगा। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर 736। प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है, यानी कि संविधान के इतर है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है निकाय, ठीक है। तो यहाँ पे पहला करा वित्त आयोग, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद, तीसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, चौथा योजना आयोग। हालांकि योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, अब यह नीति आयोग हो चुका है, ठीक है। क्या यह नीति आयोग हो चुका है? तो ऑप्शन बनेगा डी। तो नीति आयोग जो है यह संविधान इतर निकाय है, तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखें डी, ठीक है। 736 नंबर का यह प्रश्न था, तो ऑप्शन बनेगा हमारा डी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 737 नंबर का। 737 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है। एक कह रहा है राज मन्नार कमेटी रिपोर्ट, दूसरा है इसमें सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, तीसरा है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, और चौथा है इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। तो केंद्र राज्य संबंधों के विषय में इसमें से कौन कौन सी समितियां हैं या रिजोल्यूशन है या कमीशन है, ठीक है। तो ये आपको देखकर बताना है कि क्या आंसर बन सकता है, ठीक है। तो देखिए आइए मिलाते हैं। बात करें दोस्तों राजमन्नार कमेटी, तो आपको पता है कि राजमन्नार कमेटी जो है यह आई थी आपके 69-70 के बीच में, तो यह भी केंद्र राज्य संबंधित थी, ठीक है। सरकारी आयोग आप लोग जानते ही हैं कि 83 में आती है और 88 में रिपोर्ट देती है, यह तो केंद्र राज्य से संबंधित है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो आता है यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। और यह आनंदपुर साहिब जो रिजोल्यूशन है यह आया था 73 में। तो तीनों ही हैं ऊपर के, ठीक है। लेकिन आपका जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट है यह जो है केंद्र राज्य संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा हमारा पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखें ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का कमीशन रिपोर्ट जो है 1956 में जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह क्वेश्चन नंबर 738। प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। तो ये आसान प्रश्न है, राज्यों का संघ है, संघीय राज्य है, या आंशिक रूप से संघात्मक तथा आंशिक रूप से एकात्मक राज्य है, या संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है। तो सभी को पता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। फिर ये देखिए फेडरल नहीं है बल्कि क्या है, स्टेट्स है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के विषय में प्रोफेसर पायली कहते हैं कि भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा जो है एक प्रकार से एकात्मक है। क्यों? क्योंकि आपातकाल में जो है संघ जो है मजबूत हो जाता है एक प्रकार से, यानी कि शक्तियाँ जो है उसके अंदर चली जाती हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। और राज्यों पर कंट्रोल हो जाता है संघ का। तो ऑप्शन बनेगा हमारा इस प्रश्न के लिए ए। अगला प्रश्न है यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 739। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, बी कह रहा है राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, सी है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है, और डी है कि तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है।
तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज का जो पेपर है, आज का जो प्रश्न है वह थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, इसमें ज़्यादा देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि संघ राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं। संघ जो है, सॉरी, राज्य संघ ही संघ सूची पर अधिकार रखने, गलत है, संघ सूची पर राज्य का अधिकार नहीं होता है। दूसरा, राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है, नहीं, भारत के संबंध में तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के संबंध में है। और चौथा कह रहा है कि तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। बिल्कुल, यदि तीनों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में यदि कोई इस तरह का कोई कह सकते हैं एक प्रकार से ऐसा विषय बच जाता है जो कि इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें संघ सूची को जो है सॉरी केंद्र को जो है कानून बनाने का जो है उसको अधिकार मिलता है। एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पे जो है संघ जो है मजबूत होता है। ऑप्शन बनेगा डी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 740 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो देखते हैं, पहला कह रहा है प्रतिरक्षा, दूसरा है रेल, तीसरा है निर्वाचन, चौथा शिक्षा। तो 740 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो शिक्षा है यह जो है संघ सूची का विषय नहीं, बल्कि शिक्षा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा जो है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 740 नंबर का कह रहा है, चलिए रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, ये 741 प्रश्न कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का यह प्रश्न गलत होने वाला है। संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और चौथा भारत शासन अधिनियम 1935। 741, मुझे लगता है कि सभी लोगों का आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की तरफ जाएगा। ठीक है, चूंकि समवर्ती सूची से संबंधित है तो आप लोग सोचेंगे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन नहीं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो 3 सूचियां उनमें शक्तियों का विभाजन की बात कही गई है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि जो तीनों सूचियां हैं उनके पावर्स का जो है एक प्रकार से जो है अलग अलग उनको दिया गया है। यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग जो है उनको यह जो है इस तरह से बांटा गया। तो ऑप्शन बनेगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 742 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पूर्ववर्तीता का अनुगमन किया गया? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या भारत शासन अधिनियम 1935। तो 742 के लिए आप सभी लोगों को पता है कि यदि अवशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे तो कनाडा के पास आप लोग चले जाएंगे, ऑप्शन सी की तरफ। बिल्कुल आसान है, ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये 743 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, यानी कि किस देश के संघीय व्यवस्था के निकट भारत की संघीय व्यवस्था है? ए अमेरिका के संयुक्त राज्य, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड और डी फ्रांस। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, कनाडा हो जाएगा क्योंकि आसान है, बिल्कुल आसान है, तो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 744 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? भाई यहाँ पे 2 अनुच्छेद आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं। अनुच्छेद 245 तथा 246 पहला कह रहा है कि दूसरा है कि अनुच्छेद 239 से लेकर 240, और तीसरा है कि अनुच्छेद 303 और 304, चौथा है अनुच्छेद 357 और 369। भाई ये तो आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता है कि 245 से और 246 यह जो है शक्ति विभाजन का कार्य करता है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे 245 से लेकर 246। तो यह जो है आपका जो है एक प्रकार से कह सकते विधायी और प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित ये अनुच्छेद है। तो ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये आपका विधायी से संबंधित है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको बांटा गया है कि कितने पावर्स किसको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए।
अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 746 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शब्द संघीय अथवा संघ किस में आता है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि डीप प्रश्न है, ठीक है, आसान नहीं है। संघ, संघीय अथवा संघ किस में आता है। पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के आमुख में आता है। बी कह रहा है भारतीय संविधान के खंड 3 में आता है, या अनुच्छेद 368 में आता है, या भारतीय संविधान में कहीं नहीं आता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या आंसर आता है आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे गलतियाँ होती हैं ज़्यादातर लोगों से। तो संघीय अथवा संघ किस में आता है, भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह शब्द जो है कहीं पर भी नहीं आता है, याद रखें। ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संघीय जो शासन है इसके अपनाने के साथ साथ इसकी जो एक प्रकार से जो कमियां थी उससे बचने के लिए एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी इसमें अपना लिया, जिसके कारण कह सकते हैं कि भारत में फेडरल व्यवस्था नहीं बल्कि यूनियन, ठीक है, ऑफ स्टेट वाली व्यवस्था है। तो ऑप्शन बनेगा डी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 747 प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं वर्णित है, ठीक है। फिर से वही प्रश्न आ गया, ठीक है। तो फेडरल शब्द याद रखिएगा, यह अमेरिकी संविधान में देखने को मिलता है, हमारे यहाँ कहीं भी नहीं, तो कहीं भी वर्णित नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखें, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 748 प्रश्न कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं। परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, या अपीली क्षेत्राधिकार, या मूल क्षेत्राधिकार, या परामर्शकारी और अपीली क्षेत्राधिकार। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं क्या था। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद यदि उत्पन्न होता है तो निर्णय के लिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, ठीक है, अच्छा मतलब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां इसमें से कौन सी होंगी, तो मूल उनका अधिकार होता है, मूल क्षेत्राधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था, यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी मूल क्षेत्राधिकार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 749 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया, ठीक है, याद रखिएगा सौदेबाजी की बात कही गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए के चंदा, बी है मॉरिस जोन्स, सी है केसी वियर और डी डी बसु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा मॉरिस जोन्स, ठीक है। मॉरिस जोन्स ने भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसे सौदेबाजी की व्यवस्था कहा है। केसी वियर ने अर्ध संघात्मक कहा है, ठीक है, क्या कहा है, अर्ध संघात्मक कहा है। और एलेक्जेडोविच, ठीक है, इन्होंने कहा है कि भारत का जो संघ है एक सच्चा संघ है। तो यहाँ पे उनसे तो संबंधित प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन केसी वियर और मॉरिस जोन्स से बनता है। तो सौदेबाजी की व्यवस्था मॉरिस जोन्स ने कहा है, केसी वियर ने कहा है अर्ध संघात्मक। क्वेश्चन नंबर है 750 प्रश्न करा कि केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया है। तो भाई किसके द्वारा यह केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध में जो होते हैं इसको वित्त आयोग की जो है भूमिका को निर्बल, एक प्रकार से दुर्बल बना दिया है, कौन सा। तो एक कह रहा है कि राज्य सरकारों द्वारा ये दुर्बल हो गया है, या जोनल परिषद द्वारा, या योजना आयोग द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा। तो पता होना चाहिए कि यह योजना आयोग के द्वारा जो है केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को निर्बल बना दिया। किसने दुर्बल, योजना आयोग या नीति आयोग कह सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग का जो है योजना आयोग का नाम कब परिवर्तित करके नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। चलिए बताइएगा कमेंट करके आप लोग। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 752 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 था उसके जो है मुख्य 3 लोग सदस्य थे। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन इसमें से नहीं हो सकता है। एक है फजल अली, दूसरा है HN कुंजरू, सी है VP मेनन और डी है KM पर्रिकर। बात करें दोस्तों तो फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो थे ही अध्यक्ष थे, और HN कुंजरू उसके सदस्य थे, और KM पर्रिकर थे, VP मेनन नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन बनेगा हमारा सी, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 753 प्रश्न देखिए, कह रहा है केंद्र और राज्यों के लिए
भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? लोक सेवा, ठीक है, तो ये आसान प्रश्न है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 315 यानी कि 315 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 312 नंबर का जो आर्टिकल है यह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 754। एक प्रकार से यह कूट संबंधी प्रश्न करा कि निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई ये कुछ आयोग और प्रस्ताव हैं और समितियां हैं, इनको आपको जो है कालक्रम यानी कि एक प्रकार से सबसे पहले कौन आया था उसके बाद ऐसे आपको डेट के अनुसार, ईयर के अनुसार इसको रखना है। पहला है पूंछी आयोग, दूसरा है आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव, तीसरा है प्रशासनिक सुधार आयोग और चौथा राजमन्नार समिति। तो देखते हैं पहले इनका ईयर देखते हैं। ईयर से यदि एक ईयर में दो लोग आ जाएंगे तो डेट देखेंगे। पहले ईयर देखते हैं। तो पूंछी आयोग आपको पता है कि 2007 में इसका गठन हुआ था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है कई बार मैंने बताया है कि आनंदपुर साहिब जो है यह 73 में आया था, ठीक है, 73 में आया था। प्रशासनिक सुधार जो है यह 66 में आया था। बात करें राजमन्नार समिति तो यह कब आया था? राजमन्नार समिति 69 या 70 कर सकते हैं इसको, ठीक है, हम 70 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 66 दिख रहा है, यानी कि 66 का मतलब 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 66 के बाद फिर 70 आ रहा है, यानी कि बाद 4 आ रहा है। इसके बाद फिर इसके बाद जो है आपका 2 नंबर आ रहा है 73, फिर इसके बाद 2007 यानी कि पहला 34 3 4 2 1 यानी कि 34 21 34 21 34 21 आपका डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 757। प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सम्मिलित हैं, ठीक है। तो राज्य सूची की बात की गई है कि इनमें से कौन से जो विषय है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं। पुलिस दिया है, विधि तथा व्यवस्था दिया है, कारागार दिया है, चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता। अच्छा प्रश्न है, ये 757 नंबर का प्रश्न है। बात करें इस प्रश्न के लिए तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है विधि तथा व्यवस्था भी, ठीक है, ये भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 तो यहाँ पे सही हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है कारागार भी देखिए ये राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है, तो पहला दूसरा तीसरा तो सही हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता याद रखिएगा, यह राज्य सूची का विषय नहीं है, ना ही केंद्र सूची का विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि एक प्रकार से कर सकते हैं कि दोनों लोग जो है इस पे कानून बना सकते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 759 प्रश्न है कि भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं। पहले भारतीय संघीय पद्धति यानी कि भारत की जो संघीय पद्धति है वह अमेरिकी संघीय पद्धति से अलग पूछा है, ठीक है। यानी कि दोनों की पद्धतियां, संघीय पद्धतियां किस रूप में अलग हो सकती हैं। पहला इसमें दिया गया, ये भी कूट संबंधी। पहला कि संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा संघीय जो विधानमंडल है, ठीक है, जो संघ का विधानमंडल है उसमें राज्य कह रहा है कि उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। दूसरा कह रहा है लिखित संविधान होना। तीसरा है अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाना। और चौथा द्विपक्षीय नागरिकता। तो इससे भी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि अच्छा प्रश्न है। बात करें दोस्तों अलग पूछा है, ठीक है। तो लिखित संविधान तो दोनों में है और संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व वहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों जगह है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। कह रहा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान किया जाना, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्ति जो है प्रदान किया जाना, यह जो है याद रखिएगा दोनों में अलग अलग है। अमेरिका में देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह राज्यों को दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ ये केंद्र को दी गई है, तो यह मैच नहीं कर रहा है। द्विपक्षीय नागरिकता मतलब दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, हमारे यहाँ नहीं। तो तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 760। प्रश्न करा कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग देखिए क्या आंसर बनेगा। तो भारत की राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में, ठीक है, तो ये
समान विशेषताएं पूछा, वहाँ पे अलग पूछा था, यहाँ पे समान। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, यह नहीं है, ठीक है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे यहाँ तो केंद्र के पास है, उसके यहाँ नहीं, तो यह तो नहीं होगा। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, यह तो अमेरिका में, हमारे यहाँ नहीं है, उल्टा हो गया फिर। तीसरा है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, हाँ ये हमारे यहाँ भी है, उसके यहाँ भी है, यानी कि अमेरिका के पास। चौथा है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदन होते हैं, हमारे यहाँ तो मनोनीत सदन होते हैं लेकिन अमेरिका में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से केवल एक जो है समान हो रहा है, यानी कि सी, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल सी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 761 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ठीक है, तो भारतीय, फिर से वही प्रश्न है लेकिन इसमें कुछ जो है पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से कैसे अलग है, यानी कि भिन्न है। पहला कह रहा है कि एक लिखित संविधान है, ठीक है, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी लिखित संविधान है तो उसके यहाँ भी लिखित संविधान है, तो ये तो भिन्न नहीं हुआ, ठीक, ये तो समान हो गया। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ भी है, उसके यहाँ भी है, तो समान है। इकहरी नागरिकता, हाँ ये भिन्न है क्योंकि हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता, तो ये सही है। और क्या पूछा है, भिन्न है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ तो ये सही है। डी कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रावधान, तो ये हमारे यहाँ भी है, उसके यहाँ भी है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न पूछा है अलग, तो अलग केवल इकहरी नागरिकता है, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर आपके लिए 762 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत एवं अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में कौन सा तथ्य उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ पूछा है। पहला कह रहा है कि लिखित संविधान, दूसरा है अनमनीय संविधान, तीसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और चौथा न्यायपालिका का गठन। देखिए एक प्रश्न, देखिए पूछा गया है एक प्रश्न को कई बार, लेकिन उसमें पॉइंट अलग अलग बदल दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि विशेषताएं अलग अलग हैं अमेरिकी संविधान और हमारे यहाँ संविधान की, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है कि अमेरिका का संविधान और हमारे यहाँ का जो संघात्मक व्यवस्था है उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि समान नहीं है, ठीक है। तो लिखित संविधान वहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। नमनीय संविधान, नमनीय का मतलब होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि लचीला, लचीला का मतलब ये हो गया कि संविधान में थोड़ा परिवर्तन जो है सरल है, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो सरल है, ठीक है, एक प्रकार से कठोर और लचीला का मिश्रण है, लेकिन अमेरिका में यह कठोर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है पूरी तरह से। अब पूरी तरह से जहाँ पे संघात्मक व्यवस्था होती है उसका लक्षण ही होता है कि वहाँ का संविधान लिखित होगा और कठोर होगा, तो वहाँ पे जो है लचीला नहीं है, यही जो है भिन्न है, हमारे यहाँ नमनीय है, ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी, नमनीय का, सॉरी अनमनीय है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे जो है अनमनीय है, हमारे यहाँ नमनीय है, ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि नमनीय का मतलब होता है सरल लचीला, ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी। तो हमारे यहाँ क्या है, नमनीय और अमेरिका में अनमनीय। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन नंबर 764 प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत तो क्या हुआ था। ए कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार में निहित की गई, बी कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों में निहित की गई, सी है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई, चौथा अवशिष्ट शक्तियों का कोई प्रावधान ही नहीं था। तो ये अधिनियम जो 1935 उसके अंतर्गत इन चारों में से क्या सटीक आंसर बन सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इन चारों में देखा जाए तो जो अवशिष्ट शक्तियां थी यह गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित कर दी गई थी, किसके पास, गवर्नर जनरल के पास चली गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस अधिनियम में 3 सूचियों का प्रावधान था, ठीक है, जो कि गवर्नर के पास चली गई। बढ़ते हैं क्या, नहीं ये ठीक है चला गया था, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां चला गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपके लिए ये 765 नंबर का प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने में पूर्व सहचारी का दर्जा दिया गया। सहचारी के एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, ठीक है। पहला कह रहा है नागालैंड, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मेघालय और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले यह जो है सहचारी
एक प्रकार से राज्य के रूप में था। ठीक है, कब था? तो याद रखिए 35वां संशोधन 1974 में होता है, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा न देकर सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ये है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 766। प्रश्न करें, भारत में संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन से बी मेल है? ठीक है, मतलब मेल नहीं है, अलग अलग हैं। ए शिक्षा समवर्ती सूची, बी है आयकर समवर्ती सूची, सी है लोक स्वास्थ्य राज्य सूची और जनगणना संघ सूची। ये सूची लिखा है, ठीक है, मिट गया है। ठीक है, तो 766 की बात करें दोस्तों, तो भारत में संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन बेमेल है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में बिल्कुल सही है। आयकर समवर्ती सूची में नहीं, आयकर समवर्ती सूची में नहीं, बल्कि ये केंद्रीय सूची का विषय है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बी। बाकी लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही। जनगणना ये संघ सूची का विषय, ये भी सही है। ठीक है, हालांकि जो बिहार में जनगणना हुई है ये वो जनगणना नहीं है जो केंद्र के माध्यम से जनगणना होती है, तो ये मत समझिएगा कि यह राज्य का जो है विषय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर 767। एक प्रश्न और बचा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूची के निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्ट संसद द्वारा बनाए कानून के अधीन है? ए कह रहा है प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक संस्मारक लिखा है, बी कह रहा है कि लोक स्वस्थ एवं स्वच्छता, सी है कारागार और डी दाव एवं दूत। ठीक है, तो आपको बताना है कि राज्य सूची के इन में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दी कोई आंसर दे पाएगा। ठीक है, इसके लिए आंसर जो बनेगा याद रखिएगा, प्राचीन एवं ऐतिहासिक जो स्मारक हैं दोस्तों, यह जो है इस सूची की कह सकते हैं कि प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होती है। तो ऑप्शन जो बनेगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक। ठीक है, ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर 768। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। ए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में है, बी कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में है, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में है। 368 नंबर का प्रश्न है। तो भारतीय अखिल सेवा की बात की गई है, आप यूपीएससी की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा, ठीक है, क्या आंसर बनेगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312। ठीक है, याद रखिएगा 312 के अंतर्गत भारतीय अखिल सेवाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, इस प्रश्न का आंसर तो दे दिया, लेकिन भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, और वह कौन कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।